नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। 5 के प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी विधानसभा चुनाव का बिगुल भले ही अभी पूरी तरह से बजा ना हो, लेकिन सियासी गलियारों में चुनाव की तैयारियों को लेकर उठापटक अभी से शुरू हो चुकी है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी आसमान छू रहा है। समाजवादी पार्टी तो अपना एजेंडा सेट कर फ्री बिजली की साइकिल पर सवार होकर ब्राह्मण और पिछड़ा वर्ग को साधने के लिए निकल चुकी है। तो वहीं यूपी की कुर्सी की रेस में बसपा भी पीछे नहीं है। 2007 में बसपा को जिस फॉर्मूले ने सत्ता पर काबिज किया था, एक बार फिर उसी फॉर्मूले को हाथी पर सवार होकर मिशन यूपी पर निकल चुकी है मायावती। तो बीजेपी आलाकमान ने भी पार्टी में जान फूंकने के लिए यूपी सांसदों को दिल्ली दरबार में बुलाया। 28 जुलाई यानी आज ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद दिल्ली दरबार पहुंचेंगे। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अब देखना होगा दिल्ली दरबार में बीजेपी कौन सी रणनीति तैयार करती है, जिससे 2017 की तरह एक बार फिर यूपी में कमल खिल सके। इस मुद्दे पर आज हम चर्चा भी करेंगे। तो बीजेपी आलाकमान ने पार्टी में जान फूंकने के लिए यूपी सांसदों को दिल्ली दरबार में बुलाया है। 28 जुलाई यानी आज ब्रिज, पश्चिम और कानपुर क्षेत्र के सांसदों की बैठक होगी। कल अवध, काशी और गोरखपुर क्षेत्र के सांसद दिल्ली दरबार पहुंचेंगे। तो इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश संगठन मंत्री सुनील बंसल और प्रभारी राधा मोहन सिंह भी मौजूद रहेंगे। तो इस बैठक में आगामी चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। अब देखना होगा कि दिल्ली दरबार में बीजेपी कौन सी रणनीति तैयार करती है। तो अलग अलग पार्टियां अलग अलग तरीके से 2022 विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई नजर आ रही है। कहीं ब्राह्मण सम्मेलन किए जा रहे हैं, तो कहीं पर अलग अलग जातियों को साधने के लिए अलग तरीके की रणनीति पर काम किया जा रहा है। उसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी ने भी दिल्ली दरबार में सांसदों को बुलाया है। तो दिल्ली दरबार में सांसदों को बुलाया गया है। तमाम तरीके की रणनीति यहां पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बनाई जाएगी और उसी को लेकर सियासी उठापटक भी देखने को मिल रही है। तमाम मेहमान भी इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। विकास श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में साथ निभाने वाले हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहला सवाल मेरा संजय चौधरी जी आपसे रहेगा। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी भी अब पूरी कवायद यहां पर करती हुई नजर आ रही है, चुनावी तैयारियां यहां पर होती हुई नजर आ रही हैं, दिल्ली दरबार में सांसदों को बुलाया गया है, क्या वो रणनीति होगी जिसके तहत सांसदों को बुलाया गया है और किस तरीके से एक बार फिर से कमल खिलाने की तैयारी में है बीजेपी? देखिए साहिल भाई, आप इसको इस समय चुनाव है उस नजरिए से इसको देख रहे होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो 24 घंटे 12 महीने लगातार काम करने वाली पार्टी है, मैं आपको बताऊं, ये भारतीय जनता पार्टी की पारंपरिक संगठनात्मक पहल होती है। पिछली बार सत्र में चूंकि कोरोना था इसलिए मीटिंग नहीं हो पाई, लेकिन इसके पहले जितने भी सत्र होते रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की परंपरा है। एक तो मंगलवार को सुबह 9:30 बजे भारतीय जनता पार्टी के सारे सांसद एक साथ बैठते हैं। वो संसदीय दल की मीटिंग होती है, उसमें जो संसदीय दल के नेता होते हैं वो भी रहते हैं और पूरी पार्टी रहती है जी। और सत्र में एक बार जो स्टेट के जो मेंबर्स होते हैं, जो सांसद होते हैं, वो अपने किसी स्टेट के एक बड़े लीडर के घर पर बैठते हैं, वहां संगठन की चर्चा होती है, फिर रात्रि भोजन वहीं होता है। संगठन के अध्यक्ष और संगठन के प्रभारी भी वो होते हैं। ये लगातार होने वाली प्रक्रिया है, हमेशा होती रही है, वर्षों से होती रही है, इसमें कुछ अलग नहीं है। उत्तर प्रदेश चूंकि बड़ा है इसलिए वो 2 हिस्सों में बैठक हो रही है। उसमें सांसद अपने क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, सांसद केवल पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, बीजेपी की योजनाओं को नीचे कैसे ले जा रहे हैं और बेहतर करने के लिए वो क्या कर सकते हैं। तो ये एक हमेशा से चली आई हुई परंपरा है। ऐसा नहीं कि सांसदों को दिल्ली तलब किया गया है।
क्योंकि संसद सत्र चल रहा है, इसलिए सांसद दिल्ली में ही है। हाँ, उत्तर प्रदेश के जो नेतृत्व है वो दिल्ली पहुंचा है और वो पहुंचता रहा है। तो ये चुनाव का है, इसको आप चुनाव के नजरिए से देख रहे हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की संगठनात्मक भूमिका की लगातार होती हुई प्रक्रिया का एक निश्चित अंग है। इसमें यही नहीं होता है, सत्र में एक बार जो सांसद हैं इनकी पत्नियों की भी एक बैठक होती है, आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। और साल में एक बार जो सांसदों के सहयोगी होते हैं उनकी भी एक बार बैठक होती है। तो भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन इतना महत्वपूर्ण और इतना सुदृढ़ बना हुआ है, उसका जो पर्दे के पीछे से काम होता है। आज आपकी बैठक जरूर महत्वपूर्ण लग रही होगी, लेकिन ये बैठकें लगातार होती रहती हैं और हर फ्रंट पर होती रहती हैं। फीडबैक लिया जाता है और उन्हें आगे के कामों के लिए प्रेरित किया जाता होगा। अभी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ने सारे देश के सांसदों से कहा है कि वो 5 दिन गांव में बिताएं। अब इस बैठक के बाद अगर सांसद गांव में जाएंगे तो आप कहेंगे कि ये तो उत्तर प्रदेश को देख कोई योजना बन गई। ये पूरे देश की योजना है और ये योजना सांसदों के माध्यम से नीचे जाएंगी। सांसद संगठन के काम में भी जुटे। ये हमेशा का सुविचारित भारतीय जनता पार्टी का एक तंत्र मंत्र रहा है और ये उसी का हिस्सा है। ठीक है संजय जी, आपने कहा कि इस तरीके की बैठकें अमूमन होती रहती हैं भारतीय जनता पार्टी में और उसे चुनाव से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, लेकिन चुनाव से इसे जोड़कर इसलिए भी देखा जा रहा है क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बैठक में मौजूद रहेंगे। उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह की अगर बात की जाए तो वो भी इस बैठक में इस बार शामिल होने वाले हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के सांसदों को 2 भागों में यहाँ पर बांटा गया है और उनको बुलाया जा रहा है। जिस तरीके से आने वाले 2022 चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जो हैं, विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो वो भी अपनी अपनी तैयारियों में जुटी हुई हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि अब जो कमर है वो कस ली जाए, क्योंकि लगातार देखने को मिल रहा है कि जातिवाद की राजनीति यहां पर हो रही है या फिर ब्राह्मणों को साधने की कवायद यहां पर देखने को मिल रही है या फिर तमाम जो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर विपक्ष बना रहा है। तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपनी तरफ से भी तैयारियां पूरी कर ले। नहीं साहिल भाई, मैं तो कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी, चूंकि ऐसा तो नहीं कि चुनाव आई और सक्रिय हो गई। 14 से लगातार आप देख रहे हैं कि हर रोज विपरीत परिस्थिति में भी भारतीय जनता पार्टी अपने काडर के साथ काम में व्यस्त है। कोरोना के समय में जब सारे के सारे राजनीतिक दल बंद थे अपने कमरों में, भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को विजुअली उनको जोड़ के उनके कार्यक्रमों को करा रही थी। लगातार उनके कार्यक्रम चल रहे थे और आज की डेट में उत्तर प्रदेश के हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है वो डिजिटली इतना स्ट्रांग है कि आप समझिए कि हम मंडल तक की मीटिंग जो है वो विजुअल बेस पर हम कर पा रहे हैं जी। आप अगर कभी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के संगठन की कितनी डिसेंट्रलाइज्ड जो हमारा जो संगठन काम करता है उसको कभी आप एक बार देखें, एक कार्यक्रम करें उस पे कि जो उत्तर प्रदेश में जो शासन के हैं वो 825 ब्लॉक हैं जी, लेकिन हमारे यहाँ जिसको हम मंडल कहते हैं वो 1936 ब्लॉक हैं। 1936 1936 ब्लॉकों में हमारा ये संगठन न केवल वीडियो के माध्यम से उनका प्रशिक्षण होता है। प्रशिक्षण के बाद जो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन व्हाट्सएप ग्रुप से हम मैसेज नीचे ले जाते हैं जी। हमारा संगठन लगातार काम कर रहा है। ये तो आपको जो दिख रहा है ना कि सांसदों की मीटिंग, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है। आप समझिए कि कितने सांसद जुट रहे होंगे, लेकिन 1936 मंडलों में बैठे हमारे सारे के सारे कार्यकर्ता और उन मंडलों में भी जो अपने जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, जिसको हम बूथ कहते हैं, वहां तक का ऑर्गेनाइजेशन हमारा इस विजुअल माध्यम से भी जुड़ा हुआ है, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ा हुआ है और जो सोशल साइट्स के मूवमेंट्स है उनको भी हमने जोड़ रखा है। तो ये एक छोटा सा हिस्सा है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा नीचे के स्तर पर काम हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी के उस काम में लगातार जुटे हुए हैं। ठीक है संजय जी, आप कह रहे हैं कि बहुत छोटा सा हिस्सा है लेकिन काफी महत्वपूर्ण ये हिस्सा है, इसीलिए शायद हम इस पर आज चर्चा कर रहे हैं। आगे भी आपसे चर्चा करेंगे। तो डॉक्टर अभिषेक राय, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। अभिषेक जी, क्या कहेंगे, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने तो कमल खिलाने की पूरी तैयारी यहां पर कर ली है, सांसदों को भी यहां पर तलब किया गया है दिल्ली, जिस तरीके से, हालांकि संजय जी कह रहे हैं कि ये रूटीन एक बैठक है, बीजेपी में इस तरीके की बैठकें अमूमन होती रहती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसे
आने वाले चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है, और समाजवादी पार्टी की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है, क्योंकि तमाम बड़े बड़े मुद्दे हैं यहाँ पर। हालांकि जातिवाद की राजनीति तो उत्तर प्रदेश में देखने को मिलती ही है, लेकिन उसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। समाजवादी पार्टी की क्या तैयारियां हैं? साहिल जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, इनके अंदर हड़बड़ाहट आ गई है। जो अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हुए, इन्हें पता चल गया है कि इनकी जमीन खिसक गई है। जमीन खिसक रही है क्योंकि सबसे ज्यादा सदस्य समाजवादी पार्टी के जीत के आए। हम बूथ लेवल पे बड़े मजबूत हैं, हमारे कार्यकर्ता बूथ लेवल पे हैं, और उसका अभी कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। जिला पंचायत सदस्य, ग्राम प्रधान सदस्य सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के जीत के आए। इन्होंने कहते हैं ना, लोकतंत्र की हत्या करके जनता के मैंडेट का अपहरण किया और अपने पुलिस और प्रशासन के बल पे जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुखों का चुनाव जीता है। जनता उसका जवाब 22 में देने के लिए एकदम सज्ज है, तैयार है। वो इनके बरगलावे में आने वाली नहीं, इनके किसी उसमें आने वाली नहीं है। सबसे बड़ी बात है, इन्हें पता है कि 22 का चुनाव सामने है, इनके पास करने को कुछ नहीं। कभी लखनऊ में मीटिंग करते हैं, कभी दिल्ली में मीटिंग करते हैं। सारी दुनिया इस समय कोरोना की तीसरी वेव की तैयारी कर रही है। ये हमारे जनप्रतिनिधि हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं। इनके 325 विधायक हैं, 64 सांसद हैं। ये इन्होंने क्या अस्पतालों का हाल जाना? क्या तैयारी की है? कितने बेड बने इन्होंने जाना? कितने ऑक्सीजन प्लांट बने इन्होंने जाना? कुछ नहीं जाना। ये चुनाव के मोड में है, जनता को बरगलाने का बार बार अवसर सुनते हैं, देखते हैं। अभी आप गोरखपुर की घटना ले लें, माननीय मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र का वो है, भाजपा के ही कार्यकर्ता के परिवार के सदस्यों की हत्या हो जाती है, जबकि वो पुलिस प्रशासन को पहले ही बता चुके थे कि उनकी जान को खतरा था। ये है इनकी सरकार। इनकी कथनी और करनी में हमेशा अंतर रहा है। ये चुनावी मोड में रहते हैं, ये जनता को बरगलाना जानते हैं, बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने महंगाई जो 2014 में डायन होती थी, आज क्या है महंगाई? गरीबों के थाली से इन्होंने भोजन छीन लिया। सरसों 200 रुपए, सरसों का तेल 200 रुपए ऊपर से बिक रहा है, डीजल 100 रुपए बिक रहा है, उर्वरक खादों के दाम बढ़ गए, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, किसानों की कमर टूट गई। इनके पास बताने को कुछ नहीं। 4.5 साल की उपलब्धि। इनके जो नेता हैं वो माननीय बाबा जी को खुश करने की सोचते हैं। इनके खुद विधायक और सांसद इतने नाराज हैं, अंतर विरोध है इनके अंदर। ये लोग कहते हैं कि कुछ का टिकट काटेंगे। अगर इनको टिकट काटना है, इन्हें पता है, तो ये अपनी हार खुद ही स्वीकार कर रहे हैं ना कि इन्होंने जनता के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने काम नहीं किया। इन्होंने अपना संकल्प पत्र पढ़े, 70 लाख रोजगार देने का वादा किया था, और इनके बड़े बड़े होर्डिंग लगे हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए। भाई, वो 66 लाख जनता जिनका इन्होंने वादा किया था, वो कहां चली गई? क्या वो उस जनता ने अपराध किया था? ये कहते थे बिजली आज की डेट में पूरे देश में सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में मिल रही। आप खादों का दाम देख ले, 1200 से 2200 हुआ, उनसे इन्होंने करके 1500 कर दिया। डीएपी महंगी हो गई। ये जनता को परेशान करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी संगठन लेवल पे बड़े बड़े नेताओं की मीटिंग नहीं करनी है। हम जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के बीच में हम अपना बूथ मजबूत कर रहे हैं। इसका ज्वलंत उदाहरण पंचायत चुनाव के रिजल्ट हैं। इसलिए इन लोग की हड़बड़ाहट है। कभी दिल्ली में मीटिंग करेंगे, कभी लखनऊ में मीटिंग करें, हो सकता है गुजरात में भी मीटिंग कर ले। ठीक है। विकास श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। विकास जी, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी तो यहाँ पर पुरजोर कोशिशें करती हुई नजर आ रही है, सांसदों की मीटिंग भी यहाँ पर बुलाई गई है, कैसे देखते हैं इस मीटिंग को आप, और कांग्रेस की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है 2022 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, अभी भाजपा प्रवक्ता को मैं सुन रहा था कि उन्होंने बताया कि रूटीन वर्क है संगठन को लेकर। जी, बहुत गंभीर है। इन लोगों ने तो जिस दिन पुलवामा में 44 शहीद हमारे इस देश के वीर जवानों की शहादत हुई थी, उस दिन भी इन लोगों ने अपना बूथ सबसे मजबूत का नारा देते हुए एक बहुत बड़ी मीटिंग की थी। संगठन को लेकर इनकी जितनी भी ईमानदारी है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना, वो तो सब देख ही रहे हैं जी। और जहां तक सवाल है कांग्रेस पार्टी का, कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में ये चुनाव अपनी मान प्रतिष्ठा से जोड़ के देख रही है। कांग्रेस पार्टी अपने समस्त 840 ब्लॉकों और
करीब 8,135 न्याय पंचायत स्तर पे अपने संगठन का ढांचा खड़ा कर चुकी है। हमारी बूथ स्तर पे कमेटियां बन रही हैं और ग्राम पंचायत स्तर पे कमेटियां बनाई जा रही हैं। लगातार हम जनता के बीच में इनकी आक्रमण्यता, भाजपा सरकार की जो आक्रमण्यता रही है, रोजगार को लेकर जो झूठ लगातार बोला गया है, विधानसभा स्तर पर तमाम सारी ऐसी समस्याएं जो विधायकों ने वादा किया था उसको नहीं पूरा किया, सांसदों ने जो गांव गोद लिए थे और एक भी गांव में दोबारा झांकने नहीं गए और आज दूसरी सरकार 7.5 साल हो रहा है। इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी अभी तक चेती नहीं है, अपने वादों से मुकरी हुई भारतीय जनता पार्टी को जनता त्राही त्राही कर रही है और कांग्रेस पार्टी के लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और उन मुद्दों को जिनसे जनता से जो वादे किए गए थे, जिनको उन्होंने जिन वादों के दम पर भाजपा को जिन लोगों ने वोट दिया था, आज उनके आंसुओं को पोंछने का काम केवल कांग्रेस पार्टी कर रही है। महिलाओं की जिस तरीके से हिंसा हो रही है, महिलाओं के साथ उनके साथ गलत काम हो रहे हैं, सरकार जो उनका मुकदमे तक नहीं दर्ज कर रही है, हर एक उस अपीड़ित परिवार से कांग्रेस के लोग जिला स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक के सभी महिला कांग्रेस, NSY, यूथ कांग्रेस, सभी सेवा दल पहुंच करके बिल्कुल विकास जी देखिए तमाम मुद्दे आपने यहाँ पर गिना दिए, सरकारी मदद दिलाने में लगी हुई है। हाँ, तमाम मुद्दे आपने यहाँ पर गिनाए विकास जी, और यही मुद्दे होने चाहिए चुनाव के मद्देनजर अगर बात की जाए, क्योंकि 21वीं सदी में हम जी रहे हैं और वहां पर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जातिवाद की राजनीति एक बार फिर से हावी होती हुई नजर आ रही। और पहले अगर बात की जाए तो कांग्रेस इससे थोड़ा इतर थी, लेकिन अब वही देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस भी उसी ढर्रे पर चलती हुई नजर आ रही है और जातियों को साधने की कवायद यहाँ पर तेज होती हुई नजर आ रही है। तमाम विकास के जो मुद्दे हैं, जो तमाम मुद्दे आपने गिनाए, चाहे वो कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मुद्दे हों या विकास के दावों की बात करते हों, लेकिन अब वो मुद्दों से भटकती हुई कांग्रेस भी यहाँ पर नजर आ रही है। बिल्कुल नहीं, कांग्रेस पार्टी व्यवहारिक राजनीति करती है, जन मुद्दों को प्राथमिकता के तौर पे हम अपने एजेंडे में रखते हैं। रहा सवाल लोगों को जोड़ने का, हम कभी भी आरक्षण या कभी भी इस बात से नहीं कहते हैं कि हमने इस अगड़े को जोड़ा, पिछड़े को जोड़ा, अति पिछड़ों को जोड़ा। हम तो ये मानते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी ने इस समाज में विघटन की राजनीति किया है और धर्म जात के नाम पर इस देश के लोगों को बांटने का काम किया। इन्होंने वादा किया था कि अति पिछड़ों को उचित न्याय दिला पाएंगे, और 2017 में इन्होंने रोहिणी आयोग बनाया था और अभी तक उस आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से विकास जी कांग्रेस की तरफ से जो सम्मेलन होने वाले हैं उनको लेकर आप क्या वादे किए थे वो आज सवाल खड़ा कर रहे हैं। हाँ, नहीं तो कांग्रेस की तरफ से जो सम्मेलन आयोजित किए जाने वाले, जो सम्मेलन कांग्रेस की तरफ से आगे आयोजित होने वाले हैं, तमाम जातियों को साधने के लेकर जो आयोजन यहाँ पर कांग्रेस की तरफ से किए जा रहे हैं, उनको लेकर आप क्या कहेंगे जब आप कह रहे हैं कि आप जाति की राजनीति नहीं करते? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाति का महत्व इन्हीं सपा, बसपा और बीजेपी के लोगों ने आगे बढ़ाया। हमने हमेशा से एक बराबरी का दर्जा दिया। समाज का कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसके लोगों ने प्रतिनिधित्व कांग्रेस पार्टी का ना किया हो। 1947 से लेकर के आज तक आप देख लीजिए, और आज हम संघ सरकार में नहीं है, हमारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से लेकर के वर्तमान मंत्रियों और उनके मंत्रिमंडल में जो मंत्री हैं उनमें आप देख लीजिए, लगातार हमने बिना आरक्षण को और तमाम सारी चीजें व्यवस्था तो है ही, उसके अलावा भी हमने समाज के हर दबे कुचले व्यक्ति को एक ऐसे व्यक्ति तो विकास जी क्या कांग्रेस समझ चुकी है कि जातीय समीकरण पर अगर वो ध्यान ना दे, यही वजह है कि वो सत्ता से बाहर है, और इस बार जातीय समीकरण साधने की यहाँ पर इसी वजह से कोशिश की जा रही है, यानी मजबूरी बन चुकी है? नहीं, हमारी कोई ऐसी मजबूरी नहीं है। हमको समाज के सभी वर्गों को बराबर प्रतिनिधित्व देने की जरूरत है। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो समाज में जागरूक है, समाज की राजनीति में, इस देश के उत्थान में, विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। किसी भी वर्ग समाज से है, हमने उसको ऊपर उठा के देखा है, और कभी भी हमको ये शर्म आनी चाहिए कि आज हमारे प्रधानमंत्री संसद के अंदर विघटन की बात करते हैं और वो इस देश को अगड़ा पिछड़ा, ऊंची जात नीची जात में के आधार
आधार पे मंत्रिमंडल में रख रहे हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी के उन योग्य कार्यकर्ताओं को आगे रखना चाहिए था, उन लोगों को आगे करना चाहिए था जिन्होंने पार्टी की सेवा किया हो, पार्टी के लिए काम किया हो। ऐसे आक्रमण या फर्जी लोग नहीं जो 4.5-5 साल तक 7 साल तक कुछ नहीं कर पाए और इसके बाद उनको इसलिए रख लिया जा रहा है कि उनका जातीय संतुलन बनाने की बात कर रहे हैं, जबकि ये नेता अपने समाज से निर्वासित कर दिए जा चुके हैं। उनके समाज में कोई आधार नहीं है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी छटपटा रही है और उसको अपनी हार दिखाई पड़ रही है। 2022 में उनका सुपड़ा साफ होता हुआ साफ दिखाई पड़ रहा है। हाँ। थोड़ी सी मेरी भी बात सुन लें। बहुत देर से मैं कांग्रेस के मित्र की बात सुन रहा था। हाँ। वो कह रहे हैं कि हमने जिनको प्रमोट किया वो निकृष्ट हैं, गांव में रहने वाले गरीब को हमने बना दिया वो निकृष्ट हो गया आपके लिए। हमने ऐसे आपने गरीबों को तो छोड़ दिया ना, आपने अनुप्रिया पटेल को अभी क्या देखा, 4.5 साल तक वो किसी काम की नहीं थी, आज वो क्यों दिख रही है आपको कमेरा समाज की लीडर? अगर वो कमेरा समाज क्या हितैषी थे तो आपने 4.5 साल में अब दिखाई पड़ रही है। सुन रहा था पहले मंत्रिमंडल में आपकी सरकार बनवा दिया और दूसरे मंत्रिमंडल में आप अनर्गल बातें थोड़ी कर सकते हैं। मैं देखिए मैं आपको सुनना नहीं कर रहा हूँ, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या अनुप्रिया पटेल या राजभर आज आपके काम के हो गए? आज आपको बिहार से लाना पड़ेगा कश्यप समाज के निषाद के रक्षा के लिए, उनको प्रतिनिधित्व देने के लिए बिहार से लाना पड़ेगा उत्तर प्रदेश में। सुनना सीखिए। आपके साथ प्रॉब्लम है, आप सुनना नहीं सीखते, आप बोलते हैं लेकिन सुनते नहीं। अब सुनिए, करिए, समय है आपके पास, करिए। आपको अनर्गल लगेगा लेकिन जब सच जो है वो कड़वा होके कान में घुसता है तो तिलमिलाहट होती है। ऐसे वर्गों को नेतृत्व मिल रहा है तो आपको कड़वाहट लग रही है। ऐसे गरीब के हाथ में जब पूरे देश का नेतृत्व जब गरीब को मिल रहा है, गरीब को मिल रहा है, पिछड़े को मिल रहा है, वंचित को मिल रहा है, शोषित को मिल रहा है, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको लग रहा है कि सत्ता आपके हाथ से जा रही है, क्योंकि आप तो केवल आपके जुमले के तौर पे मिल रहा है। एक परिवार की पार्टी, अगर हम जुमले की पार्टी होते तो 14 में, 17 में, 19 में जनता हमें बहुमत न देती। हमें जनता ने बहुमत दिया है हमारे काम के आधार पर, जनता ने बहुमत दिया है हमारी योजनाओं के आधार पर, जनता ने हमें अपने सर पे बिठाया है अपना बहुमत देकर। अपना मुख्यमंत्री क्यों चेंज करना चाह रहे थे? पिछले एक महीने से क्यों गतिरोध पैदा किया था? योगी आदित्यनाथ जी में क्या कमी आपको दिखाई पड़ी? बैठे हैं, जनता ने बहुमत दिया है। एक संत अगर आपको बहुमत होता, कहाँ थी सोनिया गांधी? 19 महीना हो गया है, रायबरेली तक में नहीं आई। से पूछ रहे थे आप कहते हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार आजादी की बात जाना चाहिए, सरकार रही, प्रतिनिधित्व सोनिया गांधी है। सोनिया गांधी रायबरेली कब गई? आप बताइए, सोनिया गांधी रायबरेली कब गई? आप कहते हैं जनप्रतिनिधियों को लोगों के बीच में जाना चाहिए, आप इसका उत्तर दीजिए, कब गई सोनिया गांधी? 19 महीना हो गया रायबरेली नहीं गए। न राहुल दिखाई देते हैं, न राहुल दिखाई देते हैं, न प्रियंका दिखाई देती है। एक बार बताइए, कोरोना के लोगों के बीच में पहुंच गए हो। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 50 जिलों में जाके कोरोना के अस्पतालों में खुद घूम कर आते हैं। क्या तुलना करेंगे आप? एक ऐसे व्यक्ति से तुलना करते हैं जो मेहनत की पराकाष्ठा करता है। आप एक ऐसे व्यक्ति से तुलना करना चाहते हैं जो 18 घंटे काम करता है। 2004 के बाद माननीय अटल जी अस्वस्थ थे तो कितनी बार लखनऊ आए? आप उनसे तुलना 2004 में के बाद जब अटल जी अस्वस्थ हो गए तो कितनी बार लखनऊ आए? ठीक है संजय जी, विकास जी, संजय जी, विकास वाले व्यक्ति से तुलना आप भी योगी आदित्यनाथ जी को डिसोल्व शांत हो जाइए विकास जी। जैसे योगी आदित्यनाथ की सरकार। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से दिल्ली दरबार में सांसदों को बुलाया गया है। आगे की रणनीति पर इस मीटिंग में चर्चा होने वाली है और क्या कुछ चर्चा होगी, क्या कुछ जीत का मंत्र यहां पर सांसदों को दिया जाएगा, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। उसी पर हम चर्चा कर रहे थे ब्रेक से पहले। जिस तरीके से संजय चौधरी ने कई सवाल यहां पर उनके जवाब दिए, विकास श्रीवास्तव ने यहां पर कई सवाल उठाए। विकास जी, लगातार ये सवाल उठता रहा है, जिस तरीके से आपने अभी भी बात की कि जनता से जुड़ने का जो एक तरीका होता है, जनता से जुड़ना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव नज़दीक आ रहे हैं और जनता में अपनी एक साख बनाना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है। जनता से एक जुड़ाव यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राहुल गांधी की अगर हम बात करें, सोनिया गांधी की हम बात करें, तो देखा गया है कि उत्तर प्रदेश से एक दूरी सी उन्होंने बना ली है।
जिसको लेकर तमाम बार आरोप यहाँ पर भी लगते रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पहले जब उन्हें सत्ता हासिल करनी थी तब तो उन्होंने तमाम बड़े बड़े दावे किए, उत्तर प्रदेश में चक्कर भी बहुत काटे गए, लेकिन अब जब से चुनाव संपन्न हुए हैं तब से एक अजीब सी दूरी उन्होंने वहां पर बना ली है और सिर्फ प्रियंका गांधी ही वहां पर डैमेज कंट्रोल करती हुई नजर आती हैं। देखिए, राहुल गांधी इस देश के नेता हैं, माननीय आदरणीय सोनिया गांधी जी इस देश की नेता हैं और कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा है, और माननीय आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो उसी परिवार से हैं, हमारी बहन है और इस परिवार की सबसे अहम सदस्य है और राजनीति में सबसे परिपक्व और मजी हुई नेता है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के 22 करोड़ की आबादी के लिए बहुत ही गंभीरता से जब उन्होंने सोचा विचारा और सबसे पहले जब राजनीति में पदार्पण उनका हुआ तो उन्होंने उत्तर प्रदेश को चुना, क्योंकि उनको दर्द है उत्तर प्रदेश की 22-24 करोड़ की आबादी का। जी। इस जनता को लगातार 32 वर्षों तक, अभी अगले चुनाव तक 32 वर्ष हो जाएंगे, केवल ठगा गया है धर्म के नाम पर, जात के नाम पर। एक आंदोलन खड़ा किया राम जी के नाम पर और इसके बाद लगातार केवल सरकार बनाया। और मैं अयोध्या से टच्ड हूँ, मेरा नेटिव प्लेस है, अयोध्या के हालात बद से बदतर है और भगवान श्री राम जी को मैंने टेंट में इस तरीके से देखा है जो उन्होंने भगवान श्री राम का जितना अपमान भारतीय जनता पार्टी मेरा सवाल शायद आप समझे नहीं, मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा हूं जिस तरीके से ये कहा जा रहा है। एक तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अलग अलग जगहों का दौरा कर रहे हैं, अपने अलग अलग क्षेत्रों में पहुंचकर वो लोगों की समस्याओं को यहाँ पर सुन रहे हैं, जनता दरबार यहाँ पर लगाया जा रहा है, लोगों से जुड़ने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। दूसरी तरफ राहुल गांधी सोनिया गांधी की जो दूरी है उत्तर प्रदेश से, क्या वो आने वाले चुनाव में नुकसान नहीं पहुंचाएंगी? ये सवाल था मेरा। राहुल जी, मैंने वही तो बताने का प्रयास किया कि जब प्रियंका जी उसी गांधी परिवार की सबसे परिपक्व और मजी हुई खिलाड़ी जिन्होंने उत्तर प्रदेश को दर्द को अपना दर्द मत समझ लिया है, आज वो अपने परिवार और बच्चों को छोड़ करके केवल उत्तर प्रदेश के एक एक गांव की आपराधिक घटनाएं, जितनी भी आपराधिक घटनाएं हुई है, कॉलर पकड़ के हिसाब लेने वाली अगर कोई नेता पूरे हिंदुस्तान में है योगी आदित्यनाथ से सवाल करने वाला, वो केवल प्रियंका गांधी है। इन्होंने धमकी दी है नौजवानों को कि अगर आप हमसे सवाल करते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी जब्त कर ली जाएगी। पर प्रियंका गांधी जी ने आदित्यनाथ जी को यह भी चैलेंज किया है कि आप मेरी प्रॉपर्टी जब्त कर लीजिए पर आपके हर सवाल का जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग मुगालपत में न रहे कि वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को अकेला महसूस कर रहे हैं। अजय कुमार लल्लू जैसा नेतृत्व हमारा है जिसने 1 महीने से ज्यादा जेल काटी है और उत्तर प्रदेश के 150 से ज्यादा कांग्रेस के नेताओं ने जेलों में कोरोना काल में जेल काटी, क्योंकि वो सेवा सत्याग्रह चला रहे थे, वो लोगों के आंसू पोंछ रहे थे, लोगों को कोरोना में आ रहे जो माइग्रेंट लेबर्स थे उनको बसें दिलाने के नाम पर, जो उनको खाना पानी पूछ रहे थे उनको पहुंचा रहे थे, अपनी अपनी गाड़ियों से उनके गंतव्य तक पहुंचाने का काम कर रहे थे। और उस वक्त योगी आदित्यनाथ की पुलिस डंडा लेकर केवल कोरोना के नाम पर लोगों को भयभीत कर रही थी। आज कोरोना समझ में नहीं आ रहा है इनको, और उस वक्त ये कोरोना के नाम पे पूरे उत्तर प्रदेश में भय का माहौल पैदा करने वाला अगर कोई था, कोरोना को किसी ने मिसमैनेजमेंट किया है वो केवल भारतीय जनता पार्टी है। आज 24 करोड़ की आवाम जो कोरोना के नाम पे कोरोना से ज्यादा डर भय से मर गई है, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री ने उठाई ना उनके विधायकों ने उठाई ना उनके साथ। मैंने सुन लिया, मैंने सुन लिया, आपको इतनी देर से सुनना था। आपने जो कहा है उसको मैंने सुना भी है, नोट किया है। आपने कहा कि प्रियंका ही सबसे परिपक्व हैं, तो राहुल गांधी कौन है? वो परिपक्व नहीं है। आपके लिए, आप जैसे लोगों के लिए हमारी नेता प्रियंका गांधी जैसा नेतृत्व चाहिए, क्योंकि आपकी राजनीति जिस तरीके से है, जिस स्तर पे आप उतरते हैं ना, आपको जवाब मेरी बहन नहीं दे पाएगी। आपने ही स्वीकारा कि प्रियंका ही परिपक्व हैं। अभी मैंने ज्यादा छोटी और संकीर्ण सोच का कोई व्यक्ति नहीं है। आपने महिलाओं का हमेशा अपमान किया है और आप बेटियों का अपमान करना
आपकी नीयत में रहता है, इसीलिए आपने आज तक आरएसएस के अंदर एक भी महिला को सरसंचालक संवाद नहीं बनाया, एक भी महिला को भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि आप बेटियों का अपमान करने वाली पार्टी है। आपका काम केवल बेटियों का अपमान करना, किसी बेटी को आगे करने पर आप उस पर उंगली उठाते हैं। आपका केवल बेटियों का अपमान करना आता है। करिए अपमान मेरी बेटियों का, हिंदुस्तान की आवाम, यहाँ की बहन बेटियां आपको जवाब देंगी। आपको देश की आबादी जवाब देगी। आपने बोला है कि राहुल परिपक्व नहीं है, इसीलिए उसके आप उत्तर प्रदेश का जब आम आता है तो कहता है ठीक है। आम बेकार है। ठीक है संजय जी, विकास जी शांत हो जाइए। ठीक है संजय जी, आप कराओगे। ठीक है संजय जी, विकास जी ठीक है, शांत हो जाइए। अमलेंद्रू उपाध्याय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में शामिल हो गए। सर आपको बहुत स्वागत है। अमलेंद्रू जी ठीक है, ठीक है, इन्होंने संजय जी, विकास जी आप शांत हो जाइए। कांग्रेस में केवल एक परिपक्व है, इसका मतलब क्या हुआ? और सारे बेकार हैं, यही तो मैंने कहा। इन्होंने कहा राजनीतिक मुद्दे पे बात करिए, किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर टिप्पणी करेंगे। ठीक है, तो आप संजय जी, संजय जी, अडवाणी, विकास जी, संजय जी आप शांत हो जाइए। ठीक है, सारे लोगों का चरित्र देखा है, उन लोगों को एक एक करके सावरकर जो माफी मांगते थे, आपने कहा अंग्रेजों के सामने घुटने टेकते थे, कंधार में ले जा करके। ठीक है संजय जी, विकास जी शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। ठीक है, ठीक है, आतंकवादियों को ले जाके छोड़ने वाले ठीक है। अमलेंद्रू जी, अमलेंद्रू जी, लगातार जो तमाम राजनीतिक दल हैं आप देख ही रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो यहाँ पर हो ही रही है। साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो अपनी तैयारियां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सांसदों को दिल्ली दरबार बुलाया गया है, जीत का मंत्र यहाँ पर दिया जाएगा उन्हें। वहीं अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो अलग अलग तरीके से सरकार को घेरने की रणनीति यहां पर बनाई गई है। कांग्रेस की अगर हम बात करें तो कांग्रेस भी लगातार पहले देखने को मिल रहा था कि तमाम विकास के मुद्दों को लेकर या फिर महंगाई के मुद्दे को लेकर या कानून व्यवस्था को लेकर सड़कों पर उतरी हुई थी, और अब धीरे धीरे वो भी एक जाति को साधने की कवायद में जिस तरीके से तमाम राजनीतिक दल जुटे हुए हैं, कांग्रेस भी अब उसी ढर्रे पर चलती हुई नजर आ रही। कैसे देखते हैं आप आने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों को? देखिए, विधानसभा की चुनाव की तैयारियां तो शुरू हो गई हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है कि अब लोग जो है वो सब जुट गए हैं अपनी तैयारियों में। भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने नेताओं को बुलाया है और तैयारियां कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि सिर्फ चुनाव की तैयारियों से चुनाव का क्या लेना देना है? चुनाव की तैयारियां तो अब अगर बात किया तो प्रधानमंत्री तो जो हमारे 24 घंटे 12 महीने चुनाव के मोड पर रहते हैं। सवाल चुनाव की तैयारियों का नहीं है, सवाल ये है कि चुनाव में मुद्दे क्या हों। तो मुझे लगता है कि मुद्दे किसी के पास भी नहीं है। मुद्दे जो हैं, अगर जाति और धर्म की राजनीति की बात की जाएगी तो मुद्दे इसमें कहाँ हैं? तो सवाल ये कि मुद्दों पे बात कौन कर रहा है और मुद्दों पे कौन किससे बात करना चाहता है। तो मुझे लगता है ये मुद्दों की बातें जो वो तो हो ही नहीं रही है। कोई भी चुनाव में मुद्दों की बात नहीं कर रहा है। कोई मूर्ति लगाने की बात कर रहा है, कोई मंदिर बनाने की बात कर रहा है। अभी तक जो था वो कोरोना एक बड़ा मसला था कि उसमें किस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ। मुझे लगता है कि धीरे धीरे वो कोरोना का मिसमैनेजमेंट जो है वो विपक्षी दलों के भी एजेंडे से गायब होता जा रहा है। अब विपक्षी दलों के एजेंडे में भी जो है वो कोरोना की बात ही नहीं है, वो तो मंदिर मस्जिद और मूर्तियां यही जो है उनके एजेंडे में है। तो अगर यही एजेंडा है और सबको यही बात करनी है तो फिर चुनाव हो या ना, उससे क्या अंतर पड़ता है जी? अगर सभी को यही करना है। कि मुद्दों पर कोई बात कर रहा है कि नहीं कर रहा, मुझे लगता है चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, मुद्दों पर कोई भी बात नहीं कर रहा है और बात करना भी शायद नहीं चाहते। मुद्दों की बात होती है तो जाहिर बात है कि मुद्दों पर चर्चा भी होती है। मुद्दे नहीं है तो फिर चर्चा किस बात की? चुनाव होंगे रस्मी तौर पे दूसरे जो होते हैं हर 5 साल पे चुनाव होके खत्म हो जाएंगे। चुनाव में जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे क्या है, सवाल ये है। मुझे लगता है कि मुद्दों से जो है चर्चा इस समय कोई नहीं कर रहा है और जिससे मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, मुद्दे बहुत से उत्तर प्रदेश के अंदर मुद्दों की कोई कमी नहीं है। बिल्कुल ठीक है उपाध्याय जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि मुद्दे यहाँ पर विहीन होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की बात यहाँ पर हो रही है। अलग अलग जातियों को साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। संजय जी, जिस तरीके से लगातार हम देख रहे थे कि यहाँ पर आरोप भी लग रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये जातिवाद की जो शुरुआत है वो भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी की तरफ से की गई। अभिषेक जी भी हमारे साथ यहाँ पर काफी देर से जुड़े हुए हैं। अभिषेक जी का भी यही कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की। ऐसे तमाम आरोप यहाँ पर लग रहे हैं और कई ऐसे मुद्दे हैं जो उत्तर प्रदेश के लिए बेहद जरूरी है। उन मुद्दों से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ जातिवाद की राजनीति करना क्या ठीक लगता है? नहीं, जातिवाद की राजनीति में जो
जाति के सम्मेलन करके, हाँ, देखिए सबसे बड़ी बात है कि किसी एक घटना को लेकर उस घटना को केवल उस व्यक्ति में वो किस जाति का है, किस समूह का है, उसका लिंग क्या है, उसका भेद क्या है, एक घटना को लेकर सारे प्रदेश को उस घटना के रंग में रंग देने की जो ये राजनीतिक प्रयास है, ये विपक्षी दलों का केवल नए मुद्दे गढ़ देना, और जब ऐसे मुद्दे गढ़े जाते हैं तो वो बहुत जल्दी फेल्योर हो जाते हैं जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी आपने देखा होगा कि योगी और मोदी लड़ रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा नैरेटिव सेट किया गया कि योगी को मोदी नहीं पसंद, मोदी को योगी नहीं पसंद। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया कि साहब ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं, इसी में सब समाप्त हो जाएंगे। विपक्षी दल को लगा कि हम तो घर बैठे हैं, लेकिन वो नैरेटिव खत्म हो गया। इन्होंने ही एक नैरेटिव सेट किया कि उत्तर प्रदेश में योगी की कोई नहीं सुनता है, अधिकारी हावी हैं। फिर क्या हुआ, कहा कि अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्षों की भी सुन रहे हैं और पंचायत में निर्णय को परिवर्तित कर दिया। दोनों कंट्राडिक्टरी बात है ना, पहली भी कंट्राडिक्टरी बात, दूसरी भी कंट्राडिक्टरी बात। ये कहते हैं कि कोरोना में कोई निकला नहीं, खुद निकले नहीं, और जब योगी 50 जिलों में हो आए तो ये कोरोना से भी भागने लगे। उत्तर प्रदेश में ने कोरोना में खराब किया, लेकिन महाराष्ट्र और केरल में जिनकी सरकारें हैं उनमें ये शामिल हैं। वहां के रिजल्ट देख लीजिए, आज देश के 50% संक्रमित इन्हीं दो राज्यों से निकल रहे हैं। तो ये तुरंत फिर बिल में घुस जाते हैं। जो आरोप लगाते हैं वो सत्य के धरातल पर खरा नहीं उतरता। ये किसानों की बात करते हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि योगी जी की सरकार ने समाजवादी पार्टी की तुलना में लगभग 7 गुना ज्यादा गेहूं अभी तक खरीद लिया है, और उसका पैसा किसानों की जेब में, उनके अकाउंट्स में पहुंच चुका है। ये जब व्यवहार पे देखते हैं तो वहां भी नहीं उड़ जाते। जब इनके पास कोई इशू नहीं रहता तब वो छोटे छोटे इशू को इशू बनाकर पेश करने की कोशिश करते हैं। तो वास्तव में जो बात मैंने पहले कही थी कि 14 से लेकर फिर 17 का विधानसभा का चुनाव, फिर 19 का लोकसभा का चुनाव, ये लगातार चुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ जिस निश्चय और विश्वास के साथ खड़ी है, उसका काम हो रहा है, उसके पास सुविधाएं पहुंच रही हैं। इस पर ये बोलना नहीं चाहते और इस पे इन्हें कोई गलती नहीं लगती। देखिए किसान के पास जब हर 4 महीने के अंदर 2000 रुपया पहुंचता है, और 2000 का पूरा 2000 पहुंचता है। कांग्रेस तो कहती थी कि साहब हम 1 रुपया देते हैं, 85 पैसा बीच में गायब हो जाता था। लेकिन ये वो सरकार है जो जब पैसा देती है तो 100% उसकी जेब में पहुंच रही है। 100%, उसमें से चवन्नी कोई नहीं काट सकता है। अभिषेक जी काफी देर से आप सुन रहे हैं जिस तरीके से आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर एक दूसरे पर कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगाया जा रहा है। अभिषेक जी, क्या आपको नहीं लगता कि तैयारियों में सपा कुछ पिछड़ती हुई नजर आ रही है? इसलिए कोई इशू इनके पास नहीं है, केवल इशू है भारतीय जनता पार्टी को डिफेम करने का। ठीक है संजय जी अब अभिषेक जी की सुन लेते हैं। हाँ संजय जी, मैं आपकी बात शांति से सुन रहा था। जी अभिषेक जी बोलिए। संजय जी, आपकी बात आराम से मैं सुन रहा था, आप मेरी भी बात सुन लें। सबसे पहले जो आप ये कहते हैं ना, योगी जी 50 जिलों में गए, कृपा करके उनका कार्यक्रम निकाल लें। कहाँ गए वो? आजमगढ़ में PGI आए, फिरोजाबाद में कहाँ गए वो? मेडिकल कॉलेज गए। सफाई में कहाँ गए वो? मेडिकल कॉलेज गए। वो सारे काम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की गवर्नमेंट ने बनवाया था, सपा सरकार ने बनवाया था। आप फीता का फीता काटते हो। आपने क्या बनवाया? आज की डेट में आप बता दें क्या बनवाया। दूसरी बात, आप कहते हो किसान के आपने गेहूं खरीदे। मैं आपको बता दूं, अपना संकल्प पत्र दोबारा पढ़ लेना। बार बार कहता हूं आपसे संजय जी, दोबारा पढ़ो, चौथी बार भी पढ़ो। आपने कहा था 5000 गोदाम बनाओगे, किसानों को MSP पे वो दोगे। किसान यही तो मांग रहे हैं, क्यों नहीं MSP पे आप उनको दे देते? वो आपने बीच से दलाल हटाने की बात कही। आपने व्यापारियों को, जो बड़े व्यापारी हैं, जो आपकी फंडिंग करते हैं, सारी चीजें करते हैं, आप उनको प्रलोभन दे रहे हो, किसान की कमर काट रहे हो। आप बताएं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं संजय जी, एकदम सीधा सवाल है आपसे। सीधा सवाल आपसे है कि आपने किसानों के लिए क्या किया? संजय जी जवाब। बिजली महंगी कर दी, खाद के दाम महंगे कर दिए, DAP महंगे कर दिए। आपने कहा, मेरी बात सुनेंगे आप। दिया है,
ठीक है आप सुनिए, अभिषेक जी जवाब ले लेते आप हैं। सुनिए, आप सुनिए, आप सुनिए, अब आप सुनिए, 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 प्लीज। ठीक है अभिषेक जी, आप सुन लीजिए, जवाब ले लीजिए। सुनिए, अरे आपने सवाल किया, सुनिए, सुनिए मेरे भाई, सुनिए, 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 सुनिए मेरे भाई, अरे सुनिए तो, अरे सुनिए, सुनिए, सुनिए मेरे भैया, सुना रहा हूँ आपको, सुना रहा हूँ मेरे भैया, सुनो तो मेरी बात। आपने सवाल कर लिया, आप अरे सुनिए, सुनो तो मेरे भाई, भाई सुनो, सुनो तो, अरे आप सुनो तो यार, आप सुनना नहीं चाहोगे। आपने जो सवाल किया उसका मैं उत्तर दे रहा हूँ, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे आप गांवों की बात करते हैं क्या? जब आपने सरकार छोड़ी तो उत्तर प्रदेश के सारे गांवों में विद्युतीकरण हो गया था क्या? नहीं हुआ था। सारे गांवों में उत्तर प्रदेश के बिजली पहुंचाने का काम इस योगी आदित्यनाथ की सरकार ने किया है। सुन लो, अरे भैया हमको भी 2 मिनट दे दो। संजय जी ऑब्जेक्शन है, संजय जी ऑब्जेक्शन है, 2 मिनट, अपनी तैयारी करके आइए। ऑब्जेक्शन है संजय जी। सुनो तो मेरे भाई, 1,38,00,000 घरों में निःशुल्क संजय जी ऑब्जेक्शन है, आप गलत डाटा पे प्रस्तुत, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने पहुंचाई है। आज की डेट में उत्तर प्रदेश में बिजली कितने पे है? आज की डेट में उत्तर प्रदेश में 24 घंटे बिजली मिल रही है, रेट बता 24 घंटे बिजली मिल रही है उत्तर प्रदेश में। बिजली गाँव संजय जी, माननीय संजय जी, मैं रेट पूछ रहा हूँ, सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद हमने मैं की। रेट पूछ रहा हूँ आपसे। क्या बात संजय जी करने को तैयार है? यह भारतीय जनता पार्टी है, इसने अपने पुराने इश्यूज को संजय हल जी, किया है। सरकार जनता इसका जवाब 22 में देगी। अभी तो आपको आईना दिखाया पंचायत चुनाव में, पंचायत चुनाव में जनता ने आईना दिखाया आपको। अभी तो 22 की पिक्चर बाकी है, संजय जी, अभिषेक 22 की पिक्चर बाकी है, देखिएगा। परंपरा को भी मीटिंग से खींच कुछ कर नहीं आए फायदा हैं। इस तरीके से नहीं, बनाएंगे, चर्चा की गरिमा को बनाए रखिए, ठीक है संजय जी। धारा 370 को हटा कर आए हैं। हमने जो भी वादा किया है, चाहे 370 का हो, राम मंदिर का हो, गरीबों के कल्याण का हो, ठीक है संजय जी शांत हो जाइए। अभिषेक जी, संजय जी शांत हो जाइए, ठीक है। उपाध्याय जी, जिस तरीके से आपने देखा कि मुद्दों की बात होते ही यहाँ पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप होने शुरू हो जाते हैं और चर्चा की गरिमा भी यहाँ पर लुप्त होती हुई नजर आती है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि जहाँ हम मुद्दों की बात करते हैं तो वहाँ पर एक दूसरे पर आरोप लगाना शुरू कर देते हैं तमाम राजनीतिक दल। तो मुद्दों की बात आपने की कि मुद्दे यहाँ पर बहुत सारे हैं उत्तर प्रदेश में, लेकिन जो सरकार है वो उस पर ध्यान नहीं दे रही, चाहे वो पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, लेकिन किसी का भी ध्यान मुद्दों पर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ जातीय समीकरण को साधने की कवायद यहाँ पर की जा रही है। क्या कहेंगे? पक्ष विपक्ष दोनों ही जो सिर्फ जाति का ही अपना गठबंधन जो है और किस तरीके से किस जाति का किसके साथ क्या हो जाए इसी के साथ जुटे हुए हैं। और जिस तरीके से केंद्र में भी देखिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया गया तो उसके लिए जो संदेश देने की कोशिश की वो भी यही संदेश देने की कोशिश की। सरकार ने बड़ा अच्छा जो है जाति प्रबंधन किया है। और जब लोकसभा में प्रधानमंत्री को बोलने नहीं दिया तो प्रधानमंत्री ने भी जो था वो यही कहा कि देखिए हमने दलितों पिछड़ों को जो है वो मंत्री बनाया और कांग्रेस को इनको बोलने नहीं दे रही। तो ये सीधा सीधा संदेश था, ये उत्तर प्रदेश को ही देने की कोशिश थी कि जाति जो है वो की जा रही है। अब वो सब कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वो ये कर रहा हो, सभी कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि ये अच्छा संदेश नहीं है उत्तर प्रदेश के लिए। कि अब देखिए समाजवादी पार्टी के नेता जो अभी कह रहे थे कि योगी जी 3 जिलों में गए, कहाँ नहीं गए, और इधर हमारे भाजपा के नेता बता रहे थे कि योगी जी 50 जिलों में गए। सवाल ये है कि गए या नहीं गए का प्रश्न नहीं है। नहीं भी जाते तब भी क्या उन जिलों में कोरोना का प्रबंधन अच्छा हो गया? बात यह है कि जो सांसद जो हैं सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश के भाजपा के सांसद हैं, ये भाजपा के सांसद जो हैं ये कितना अपने क्षेत्र में गए कोरोना के दौरान, ये भी सवाल होना चाहिए। और अगर गए तो फिर अगर इतना अच्छा प्रबंधन था तो होना चाहिए। जब इतना अच्छा प्रबंधन था तो ठीक है, केरल और महाराष्ट्र से जो है वो आ रही हैं खबरें कि वहां से जो है पढ़ रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश से खबरें क्यों आ रही थी? ऐसा तो नहीं है कि उत्तर प्रदेश से खबरें नहीं थी। तो बहुत से सवाल जो विपक्ष को उठाने चाहिए, मुझे लगता है विपक्ष उन सवालों से चूंकि हटता जा रहा है। इसकी भारतीय जनता पार्टी भी उन सवालों पर जो है कोई स्टैंड नहीं ले रही है।
कि जिन सवालों पर घेरना चाहिए विपक्ष को काम कर ही नहीं रहा है, तो इसकी भारतीय जनता पार्टी भी ठीक है, सब कर रहे हैं तो अपना वोट वो भी कर रही है। हाँ। मुझे लगता है कि बात मुद्दों पे जो होनी चाहिए, हाँ। असली बात यह है कि जिस तरीके से मिसमैनेजमेंट हुआ कोरोना के समय में हुआ, कानून व्यवस्था को लेकर के तमाम सारे सवाल हैं, बहुत से सवाल हैं, हाँ। इनसे सबसे बातचीत होनी चाहिए। रोजगार को लेकर के सवाल हैं, उनसे सबसे बातचीत होनी चाहिए। पिछड़े और दलितों के लिए जो आरक्षण की बात है नौकरियों में, उस पर जो सवाल उठते हैं उनसे सब बात होनी चाहिए। उसको कोई बातचीत हो ही नहीं रही है और कोई करना नहीं चाह रहा है। विकास जी, उपाध्याय जी को आपने सुना यहाँ पर, जिस तरीके से उनका भी कहना यही है कि विपक्ष को जिस तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए, जिस तरीके से अपना स्टैंड क्लियर करना चाहिए, अपने यहाँ पर जो तमाम मुद्दे बने हुए हैं उनको लेकर सवाल करना चाहिए सरकार से। विपक्ष जो भूमिका में होना चाहिए उस भूमिका में विपक्ष नजर ही नहीं आ रहा, और यही वजह है शायद कि भारतीय जनता पार्टी की कोई जवाबदेही नहीं है। ना जवाबदेही तो भारतीय जनता पार्टी की तय होगी। हाँ। हम एक एक सवाल का जवाब लेंगे। कब? और जितने भी मुद्दे हैं हाँ। इन्होंने ही हमको दिए हैं। कब क्या? आज आप देख रहे हो अति पिछड़ा वर्ग के साथ जो न्याय होना चाहिए था आरक्षण व्यवस्था में, हाँ। वो न्याय नहीं हो पाया। केवल कुछ लोगों को छोड़ के, कुछ बिरादरियों को छोड़ के जो न्याय नहीं हुआ, उसको लेके 2017 में जो इन्होंने रोहिणी आयोग बनाया, उसको कहते हैं ना अति पिछड़ा वर्ग आयोग। हिम्मत तो थी नहीं, रोहिणी आयोग बनाया और आज 3 वर्ष से ऊपर हो गया, उनके साथ न्याय नहीं किया और अपनी उस रिपोर्ट को भी नहीं रोहिणी आयोग दे पा रहा है। कार्यकाल बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब उनको रुपया पैसा खर्चा तक देने में मोदी सरकार पीछे हट गई है। अति पिछड़ों के साथ दोहरा और सौतेला व्यवहार। एक तरफ तो दिखा रहे हैं कि अति पिछड़ों को जोड़ लिया, मंत्री बना दिया, दूसरी ओर हमने इसीलिए कहा कि ये वो लोग हैं जो अकर्मण्य हैं अपने अपने समाज के साथ। ये निर्वासित लोग हैं, इन्होंने अपने समाज के साथ कुछ किया नहीं, उनको न्याय दिला नहीं पाए, न रोजगार में न सुरक्षा में। सबसे ज्यादा मानसिक उत्पीड़न, बलात्कार और आपराधिक घटनाएं दलितों के साथ और पिछड़ों के साथ आ रही है सामने। सब इसके बाद उन गरीबों के साथ आ रही है जो किसी भी जाति धर्म वर्ग के हो। गरीबों को इन्होंने महंगाई बढ़ा के मार दिया। पेट्रोलियम पदार्थों का मूल्य जिस तरीके से बढ़ा है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस तरह रेट है, उसकी तुलना में जिस तरह 10-10 गुना 20-20 गुना तक रेट दिया जा रहा है, सबसे ज्यादा गरीब के ऊपर। आज इन्होंने मध्यम वर्ग के करीब 35% लोगों को निर्धन आय वर्ग में डाल दिया है इस कोरोना। तो यही तो विकास जी मेरा सवाल था, यही उपाध्याय जी ने भी बात कही, यही मेरा भी सवाल था कि जो तमाम मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं कांग्रेस की तरफ से उठाया जा रहा? इन मुद्दों पर कांग्रेस क्यों नहीं कांग्रेस अपना पक्ष नहीं रखती? क्यों सरकार से सवाल नहीं करती कांग्रेस विधानसभा स्तर पे इस मुद्दों को लेकर काम कर रही है, पर राष्ट्रीय स्तर पर, प्रांतीय स्तर पर कोरोना मिसमैनेजमेंट, हाँ। और इनका जो ये हाँ। आतंकी संगठन जो पेगासस लेकर आए हाँ। और लोगों की जासूसी करा रहे हैं, और ये राफेल में डकैती हुई है जो हिंदुस्तान के टैक्स का पैसा लिया गया, और प्रधानमंत्री हर तरफ लगा रहे हैं मुफ्त। अरे हमने फूड सिक्योरिटी बिल दिया है, भोजन का अधिकार दिया है, और आप अगर भोजन देते हैं या आप किसी को प्रोत्साहन राशि देते हैं तो इसको बताते हैं मैंने भीख दिया है। चलिए ठीक है, ठीक है, कहते हैं अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात रखिए, उसके बाद संजय जी से जवाब लेंगे, बहुत कम समय बचा है। जनता के पैसे से चलती है। ठीक है विकास जी, आप हर जगह मुफ्त वैक्सीन, मुफ्त भोजन, ये तो आप अपमान कर रहे हैं, सीधा स्वाभिमान पे कुठाराघात कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी 2022 के इलेक्शन में विकास के मुद्दे पे काम करने वाली है। विकास और रोजगार के मुद्दे में हम युवाओं को रोजगार देने की बात करते हैं, हम बिजली घर बनाने की बात करते हैं, हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, हम तरक्की की राजनीति करना चाहते हैं, हम जातिवाद की राजनीति नहीं करना चाहते, हम समाज को बांटने का काम नहीं करते। किसलिए कहा जाता है कि समाजवादी पार्टी का जो जन्म हुआ है वो जातिवाद से ही हुआ है? क्यों ऐसा कहा जाता है फिर अभिषेक जी? आप मुझे एक चीज बता दें, समाजवादी पार्टी ने आज तक क्या बना? जनेश्वर मिश्रा पार्क बनाया जो एशिया का सबसे बड़ा पार्क है। क्या वो ब्राह्मण नहीं थे? समाजवादी पार्टी ने लोहिया जी के आदर्शों को माना। क्या समाजवादी पार्टी लोहिया के आदर्शों को नहीं मानती? आप मुझे बताएं कहां से हम जातिवादी हैं? हम तो तरक्की और विकास की बात करते हैं। संजय जी इसका जवाब हमने जौहर यूनिवर्सिटी हमारे एक नेता ने बनाई, उसके ऊपर इन्होंने फर्जी मुकदमे कायम कर दिए। ठीक है, ठीक है अभिषेक जी, समय कम है। संजय जी जल्दी से जवाब दीजिए, समय कम है हमारे पास। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने आगे वाले चुनाव में
जो भारतीय जनता पार्टी ने लगातार जनता के साथ उत्तर प्रदेश की है, उसी को आगे बढ़ाने की राजनीति करेगी। वही हमारे मुद्दे होंगे। योगी जी और मोदी जी, इन्हीं चेहरों के साथ भारतीय जनता पार्टी जाएगी। और जिस प्रकार विश्वास की और भ्रष्टाचार मुक्त की, जिस प्रकार से रोजगार देते समय हमने पैसा लेकर इस सरकार में कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, योग्यता के आधार पर मिल रहा है। यह योग्यता और भ्रष्टाचार से मुक्त शासन की बात के आधार पर ही हम अगले चुनाव में जाएंगे। यही हमारा मुद्दा होगा और यही हमारा सबसे बड़ी कैंपेन होगी और इसी के सहारे हम 22 के चुनाव को जीत कर आएंगे। लेकिन संजय जी, यहाँ पर जो कोरोना काल को लेकर भी तमाम तरीके के आरोप विपक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं, उस पर जल्दी से साहिल भाई आप बताइए। हाँ। उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ है। हाँ। उसकी तुलना में महाराष्ट्र की पॉपुलेशन कितनी है? आधी से भी कम है। वहाँ टोटल नंबर ऑफ पेशेंट आज कितने हैं? उत्तर प्रदेश में 22,000 मृत्यु होती है, वहाँ 1,20,000 मृत्यु होती है। कंपेयर कर लीजिए किसने अच्छा किया है। सबसे अच्छा कोरोना में अगर किसी ने किया है तो वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। ठीक है, अभिषेक जी जल्दी से। अच्छा राज्य कर रहा है। संजय जी, क्वेश्चन मार्क क्या है? उसने तो दी बेस्ट किया है। वैक्सीनेशन में भी नंबर 1, टेस्टिंग में भी नंबर 1, कंट्रोलिंग में भी नंबर 1। तीनों फ्रंटों पर बीजेपी ने कोरोना को सबसे बेहतर ढंग से उत्तर प्रदेश में निभाया है और यही हमारी आधार है। भाजपा के लिए वो नंबर है। ये राजनीति लाशों पे करते हैं, लाशों पे राजनीति करनी है क्या? लाशों पे तो राजनीति आप करते हैं। सहानुभूति नहीं है। लाशों की राजनीति की बात मत कीजिए। नीरज मिश्रा का सरकार के कौन ले गया था? राम भक्तों के। चलिए ठीक है, समय कम है हमारे पास। ठीक है संजय जी, अभिषेक जी शांत हो जाइए। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यहीं विराम देना होगा। तो आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम जो राजनीतिक दल हैं उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसदों को दिल्ली दरबार बुलाया गया है, जीत का मंत्र यहां पर दिया जाएगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि ये इस तरीके की जो मीटिंग्स होती हैं वो कोई खास मकसद इसका नहीं है। ये एक बीजेपी का एक पहले से ही ये रवैया रहा है कि वो सांसदों के साथ अपनी इस तरीके की मीटिंग करते हैं, उनको अपने अपने क्षेत्र में जुड़ने के लिए तमाम जो मंत्र दिए जाते हैं वो हर बार का है। इस बार कोई खास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद 2022 विधानसभा चुनाव के मद्देनजर इस पूरे सांसदों की मीटिंग को चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है और तमाम विपक्षी दल भी अपनी अपनी कवायद में जुटे हुए हैं कि किस तरीके से 2022 में जनता का मन वो जीते। अब आने वाले चुनाव में क्या होता है ये तो देखने वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।